गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेबिलिटी एंड केम इनटू फोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड कुछ बेसिक कॉमन डेफिनेशन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लिंक में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पार्ट 2, आज इसका हम फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। इसमें हम जानेंगे कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कौन करता है, किसे करता है और ये पेमेंट हमको कब मिलता है, किन किन सिचुएशंस पे मिलता है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर करता है, जो ओनर होता है वो करता है। किसे करता है? एम्प्लॉय को करता है। कब करता है? जब एम्प्लॉय जो है वो अपना 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट कर ले तब। अब ये कंटिन्यूस सर्विस क्या है? कंटिन्यूस सर्विस सेक्शन 2A के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने पार्ट 1 में इसका ब्रीफली डेफिनेशन बताया है कि कंटिन्यूस सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, क्या क्या सिचुएशंस है, सब बताया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस कर ले तो वो ग्रेच्युटी का हकदार है। लेकिन वो ग्रेच्युटी उसे कब मिलेगी? पहला होगा अगर एम्प्लॉय का सर्विस टर्मिनेट हो जाए, दूसरा अगर सुपर एनुएशन हो जाए, तीसरा अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाए एम्प्लॉय का, चौथा रेजिग्नेशन हो जाए, अगर वो काम छोड़ के चले जाता है। 5 साल तक काम किया, उसके बाद अगर उसने काम छोड़ दिया तो भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगा। और लास्ट है डेथ एंड डिसेबलमेंट। लेकिन गाइस, डेथ और डिसेबलमेंट आपको बता के थोड़ी होगा कि आपको 5 साल बाद ही होना है, ऐसा तो नहीं है। ये कभी भी हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल तक किसी कंपनी में काम किया है, उसके बाद वो नहीं रहा या डिसेबलमेंट हो गया, तो उसे इस केस में ग्रेच्युटी मिलेगा। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years शैल नॉट बी नेसेसरी व्हेन इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। इस केस में हम 5 साल की गिनती नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा गाइस कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी या किसी एस्टेब्लिशमेंट में 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस किया हो तो उसे ग्रेच्युटी का हकदार माना जाएगा, उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन ग्रेच्युटी मिलेगी कब? इन सिचुएशंस में मिलेगी। ठीक है, लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट पे 5 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? ग्रेच्युटी 2 तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक नॉन सीजनल एम्प्लॉय के बेसिस पे, एक सीजनल एम्प्लॉय के बेसिस पे। नॉन सीजनल के अंदर 2 आते हैं, टाइम बेसिस एंड पीस रेट बेसिस। टाइम बेसिस का फॉर्मूला है डेली वेज इंटू 15 डेज सर्विस इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26। 15 डे सर्विस यहाँ पे लिया जाता है और 26 क्या है? 1 मंथ को इन्होंने 26 माना है, 4 संडे को हटा दिया है यहाँ पे, तो ये 1 मंथ इज इक्वल टू 26 लिया गया है। पीस रेट बेसिस पे क्या होता है कि एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ वेजेस। लास्ट 3 मंथ वेजेस मतलब कि जब आप अपनी नौकरी छोड़ते हो या रिटायरमेंट होते हो उसके पहले के 3 महीने का एवरेज लेना है आपको वेज, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये 15 क्या है? ये देखिए 15 डेज सर्विस लिया है, डिवाइडेड बाय 26 मतलब 1 मंथ इज इक्वल टू 26। ठीक है, इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ डेली वेज ले रहा है टाइम बेसिस पे और पीस रेट पे क्या कर रहा है? एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ वेजेस ले रहा है, रिटायरमेंट के 3 महीने पहले के वेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब आपने जितने महीने या जितने साल आपने काम किए हैं वो यहाँ पे आपको लेना है। जब टाइम बेसिस के अंडर में हम निकालेंगे ग्रेच्युटी तो भी हम ऐसे ही लेंगे, सेम एज इट इज, डेली वेज इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे मैंने 15 डेज सर्विस आपको समझ में आए इसलिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये 15 क्यों लिया गया है। 15 डेज लिया गया है नॉन सीजनल के केसेस पे। ठीक है, नॉन सीजनल एम्प्लॉय के केसेस पे दोनों जगह पे 15 डेज डिवाइडेड बाय 26 लिया गया है। और यही बात करें अगर सीजनल की तो यहाँ पे बस आपको चेंज कर देना कि ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 डेज सर्विस लिया जाता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछ सकता है कि नॉन सीजनल के लिए कितने डेज लिए जाते हैं और सीजनल के लिए कितने। तो सीजनल का फॉर्मूला है कि डेली वेज इंटू 7/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 7 क्या है? डेज ऑफ सर्विस है। ठीक है, और 26 क्या है? 1 मंथ इज इक्वल टू 26। एक और चीज बता दूं कि डेली वेज जो मैंने यहाँ लिया और यहाँ लिया इसमें क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस। ठीक है, इनके अलावा डेली वेजेस में हम किसी भी चीज को एम्प्लॉय का इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें अमेंडमेंट आया है कि ये पहले 10 लाख था, अब जाके ये ₹20 लाख हो गया है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कितना है? 20 मंथ्स वेजेस और
इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ₹20 लाख। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट, कि ग्रेचुइटी का पेमेंट किस मोड में किया जाए। ग्रेचुइटी का जो पेमेंट है वो मेनली कैश में ही होता है, लेकिन अगर पॉसिबल है, रिक्वायरमेंट है, तो डिमांड ड्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं और बैंक चेक से भी भेज सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और कहा गया है कि अगर ग्रेचुइटी का पेमेंट 1000 से कम है तो हम किससे पेमेंट करेंगे? पेमेंट मेड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, इससे हमको पेमेंट करना है, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। जो पोस्टल मनी ऑर्डर है उससे हमको पेमेंट करना है, लेकिन कमीशन डिडक्ट होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेचुइटी पेड। ग्रेचुइटी पेड आप सभी को पता है कि एम्प्लॉय को ही ग्रेचुइटी मिलती है एम्प्लॉयर द्वारा, लेकिन एम्प्लॉय जिंदा है तो ठीक है, एम्प्लॉय को ही मिलेगा वो अगर सर्वाइव है। अगर एम्प्लॉय का डेथ हो गया, अगर वो डिसेबलमेंट हो गया, वो एक्सपायर कर गया, तो ये ग्रेचुइटी किसे मिलेगी, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एम्प्लॉय अगर लाइव है तो एम्प्लॉय को ही ग्रेचुइटी मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉय का डेथ हो गया है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बदले में ग्रेचुइटी का पेमेंट उसके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी कौन होना चाहिए? नॉमिनी उसके फैमिली मेंबर से ही कोई होना चाहिए, लेकिन ये नॉमिनी को ग्रेचुइटी का पेमेंट तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय ने नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया होगा। अब ये नॉमिनेशन फॉर्म क्या है? जब एम्प्लॉय किसी एस्टेब्लिशमेंट में एंट्री लेता है, काम करता है, तो उससे एक नॉमिनेशन फॉर्म भराया जाता है कि आपके जाने के बाद या अगर आप इस दुनिया में ना रहे तो आपके बदले ग्रेचुइटी का पेमेंट किसे दिया जाएगा। अगर उसने नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप किया होगा तो नॉमिनी को ही, फैमिली मेंबर को ही ग्रेचुइटी पेमेंट होगा, लेकिन अगर फॉर्म फिलअप किया नहीं है तो उसके बदले में किसी लीगल हायर को ही ये पेमेंट दिया जाएगा। नॉमिनी और लीगल हायर, अब इन दोनों की बात करते हैं कि नॉमिनी और लीगल हायर जो है, अगर 18+ है, मेजर है, तब तो आपको पेमेंट मिल जाएगी ग्रेचुइटी की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बिलो 18 है, माइनर है, तो क्या सिचुएशन होगा? अगर नॉमिनी और लीगल हायर 18+ हैं, मेजर हैं, तो ग्रेचुइटी इन्हें मिलेगी, लेकिन अगर वो बिलो 18 है, माइनर हैं, तो उनके बदले में ये पेमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास चली जाएगी। वो इन पैसों को टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? SBI में कर सकते हैं, या किसी भी एनी सब्सिडरीज में, SBI की किसी भी सब्सिडरीज में कर सकते हैं, या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में इस पैसे को टर्म डिपॉजिट के हिसाब से रख सकते हैं। जब वो जो आपका नॉमिनी या लीगल हायर जो है वो 18+ हो जाएगा, वो पैसे ले लेगा अपने, ठीक है, वो यहाँ से अपने पैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर गाइस कि कैसे ग्रेचुइटी पेड होता है, ठीक है। एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उसके बदले में किस किस के हाथों में ये ग्रेचुइटी का पेमेंट जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस कि नॉमिनी हमेशा कोई फैमिली मेंबर ही होता है। फैमिली, अब ये फैमिली कौन है? फैमिली जो है, मैंने आपके पार्ट 1 के वीडियो में बताया है पूरा प्रॉपर डेफिनेशन कि फैमिली में कौन कौन आता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के रख दे कि हाँ ये तो मेरे फैमिली जैसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा फैमिली का डेफिनेशन, वही आपका नॉमिनी में आएगा, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, नॉमिनेशन, ठीक है। नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉय कैसे नॉमिनेशन फाइल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमिनेशन। इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमिनेशन, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। सेक्शन 6 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एवरी एम्प्लॉय या ईच एम्प्लॉय जिसने 1 साल का सर्विस पूरा कर लिया हो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने का हकदार है, वो भर सकता है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि नॉमिनेशन फॉर्म किस में भरेंगे? फॉर्म F में भरेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। 1 साल का सर्विस पूरा हो गया, उसके 30 दिन के अंतर्गत आपको ये फॉर्म F जो है नॉमिनेशन का, वो सबमिट करना होगा, ठीक है। किसको करेंगे? एम्प्लॉयर को करेंगे। तो नॉमिनेशन का फॉर्म किस में भरते हैं? फॉर्म F में भरते हैं विद इन 30 डेज 1 ईयर के सर्विस के कंप्लीट होने के बाद। अगला कह रहा है नॉमिनेशन शैल बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स कि एक एम्प्लॉयर के पास होगी उसकी कॉपी और एक एम्प्लॉय के पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ एम्प्लॉय हैज अ फैमिली। अगर एम्प्लॉय के पास फैमिली है, फैमिली मेंबर है, तो नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फेवर ऑफ 1 और मोर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और फैमिली का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर डिफाइन किया गया है। मैंने पूरा डेफिनेशन आपको पार्ट 1 में बताया है। तो अगर एम्प्लॉय की फैमिली है तो नॉमिनेशन जो है किसे मिलेगी? एम्प्लॉय की ही फैमिली में से किसी को मिलेगी। एक या एक से ज्यादा मेंबर भी जो है वो नॉमिनेशन का हिस्सा हो सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय की फैमिली नहीं है तो क्या होगा? इफ एम्प्लॉय हैज नो फैमिली, अगर उसका कोई मैरिज स्टेटस नहीं है या फैमिली नहीं है उसकी, तो क्या होगा? नॉमिनेशन मेड इन फेवर ऑफ
एनी अदर पर्सन। इसमें कहा गया है कि नॉमिनेशन हम किसी भी एनी अदर पर्सन को बना सकते हैं अगर आपकी फैमिली नहीं है। बट इफ एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली एक्वायर अ फैमिली, अगर एम्प्लॉय की फैमिली बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी फैमिली बन गई, ठीक है, तो क्या होगा, उसे क्या करना होगा, शैल मेक अ फ्रेश नॉमिनेशन, तब तुरंत आप उसको एक फ्रेश नॉमिनेशन बनाना होगा विद इन 90 डेज इन फेवर ऑफ अ फैमिली मेंबर। किसमें? फॉर्म एच में। ठीक है, जो फ्रेश नॉमिनेशन होगा वो फॉर्म एच में बनेगा। फॉर्म एच फिलअप करना पड़ेगा जब उसकी फैमिली बनेगी तब। अगर नहीं है तो आप किसी भी एनी अदर पर्सन को बना दो। तो अगर न्यू नॉमिनी करना है, न्यू नॉमिनेशन हो रहा है, फॉर्म भरना है तो फॉर्म एफ, और अगर फ्रेश नॉमिनेशन हो रहा है तो एच। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक से ज्यादा नॉमिनी भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फैमिली मेंबर में एक से ज्यादा भी नॉमिनी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन में बी मॉडिफाइड। यस, बिल्कुल नॉमिनेशन को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। चेंज इन नॉमिनेशन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकता है नॉमिनेशन। अब नेक्स्ट कह रहा है, इसको आप ऐसे समझे गाइस कि जैसे एम्प्लॉय और नॉमिनी, अब कोई फिक्स तो नहीं है ना कि एम्प्लॉय ही पहले दुनिया से चला जाए, नॉमिनी भी जा सकता है। ये चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर मान लीजिए नॉमिनी नहीं रहा इस दुनिया में, डेथ हो गया उसका, तो क्या होगा? इसमें कहा गया है कि इफ़ नॉमिनी प्रीडिसेसेस द एम्प्लॉय देन मेक अ फ्रेश नॉमिनेशन इन फॉर्म एच। ठीक, यही चीज़ बताया गया। अगर नॉमिनी ना रहे तो हम एक फ्रेश नॉमिनेशन करेंगे, किसमें? फॉर्म एच में। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेश नॉमिनेशन के लिए फॉर्म एच की रिक्वायरमेंट है। और लास्ट पॉइंट कहा गया है कि एम्प्लॉयर शैल वेरीफाई नॉमिनेशन इन फॉर्म एफ विद इन 30 डेज। ये पॉइंट कहाँ पे लागू होता है? यहाँ पे हमने पहले कहा था कि एम्प्लॉय जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, फॉर्म एफ पे किसको भेजेगा? एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर का क्या दायित्व बनता है कि वो उस फॉर्म को वेरीफाई करे, और वेरीफाई करने के बाद उसको 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉय के पास सेंड कर दे। ठीक है, एक कॉपी अपने पास रखे और दूसरी कॉपी एम्प्लॉय तक भेज दे। तो गाइज, ये नॉमिनेशन जो रहा आज का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक जो है अभी भी बाकी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये जो आज का वीडियो जो था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे ढेरों सारा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।